स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा आज हमारा टॉपिक जो है वो लेंजेस लॉ के ऊपर है। फिर थोड़ा सा हम एडी करंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। मोशनल ईएमएफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितना टाइम हमारा लगता है उसमें हम कुछ एक टॉपिक जो है वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको ध्यान से सुनना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। अब हमने देखना है कि जो हमारा लेंजेस लॉ है वो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस कॉइल के साथ मैंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ओके, अब यहां पर मैं एक मैग्नेट ले रहा हूं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक। मैं मैग्नेट को लेके आ रहा। अब मैग्नेट को मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा, मैग्नेट को मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक क्लोज कॉइल है दैट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। मेरे पास एक बार मैग्नेट है विद इट्स नॉर्थ पोल फेस टुवर्ड्स द कॉइल। When the bar magnet moves toward the coil, the magnetic flux link with it goes on increasing. ध्यान से सुनना, जब मैं बार मैग्नेट को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं, when the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux link with it goes on increasing, and hence induced EMF is produced in the coil. And due to this induced EMF, current flows through the coil and galvanometer shows deflection. ये तो मैंने आपको बताया था फैराडे के लॉ कि whenever magnetic flux link with the circuit changes, induced EMF is produced, and this induced EMF lasts as long as change in magnetic flux continues. Right? तो मैं यही बोल रहा हूं कि जैसे हमने मैग्नेट को यहां पर मूव किया, क्या हुआ? When the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux link with the coil क्या हो गया? Change हो गया, increase हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ, राइट। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दी, राइट। अब ध्यान से सुनो, लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है कि ये इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। यही बोला इसने कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन इस ढंग से होनी चाहिए सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, राइट। तो अब कैसे होगा, कैसे होगा? यहां पर आप नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो तो इसको अपोज कैसे करेगा कि यहां पर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा तभी अपोज होगा। तो इसका मतलब यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताया था मैंने क्लॉक फिटिंग रूल। करंट की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट द अपर फेस ऑफ द कॉइल दैट शुड एक्वायर नॉर्थ पोलैरिटी, राइट। एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल दे रिपेल ईच अदर। ये तो आपको पता है ना। लेंजेस लॉ क्या कह रहा है, लेंजेस लॉ ये बोल रहा है कि जब आप मैग्नेट को नीचे की तरफ लेके आओगे तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी वो इस ढंग से प्रोड्यूस होगी, वो इसके मोशन को अपोज करेगा। इसका मतलब जब आप मैग्नेट को नीचे लेके आ रहे हो, यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, नीचे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, आप नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो नॉर्थ पोल की तरफ। इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें तो नॉर्थ पोल पहले प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपोज कर रहा है, फिर भी आप उसको उसके पास लेके आ रहे हो। क्योंकि जब आप मैग्नेट लेके आ रहे हो, जैसे आप मैग्नेट लेके आ रहे हो उसके पास नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, उसमें नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो गया क्योंकि उसने अपोज करना है, लेंजेस लॉ ने बोला है। लेकिन फिर भी हम उसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हम नॉर्थ की तरफ नॉर्थ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वर्क करना पड़ रहा है। टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड द कॉइल। Clear? And this mechanical work done, that is converted into electrical energy.
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब जितना हमने मैकेनिकल वर्क किया दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू जॉउल्स इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जगह आपने क्या लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हमारे पास जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सिमिलरली व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, जब आप इसको दूर लेके जाओगे, अब हम उल्टा कर लेते हैं इसको, ये इधर को चला गया, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? साउथ पोल। तो साउथ वाला देख लो, ऐसे होता है साउथ में, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, तो क्लॉकवाइज होगा। तो इसका मतलब जब आप उसको दूर लेके जा रहे हो, यहाँ पर साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउथ और नॉर्थ पोल में क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। आप उसको दूर लेके जा रहे हो, वो कहता नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। इसका मतलब वहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है। वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। If the magnet is not moved, no mechanical work is done, so no EMF is produced, no current is induced in the coil, so no electrical energy is produced. मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर मैग्नेट आपका मूव नहीं कर रहा है, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, कोई EMF प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितना हमने मैकेनिकल वर्क किया दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? पता चला? उसके बाद बेटा आगे हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ लिया, इसको हम जनरेटर रूल भी बोलते हैं। विच रूल? जनरेटर और जनरेटर। जनरेटर में जितने भी रूल हम लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं? राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो जनरेटर रूल को हम राइट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक, क्लियर? तो इसमें क्या है कि आपने अपने राइट हैंड को, ये है मेरा राइट हैंड, आपने राइट हैंड को इस ढंग से स्ट्रेच करना है कि सच दैट ये तीनों फिंगर्स जो हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। दिस इज थंब, दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज सेंट्रल फिंगर। तो आपने इनको इस ढंग से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों फिंगर्स जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो ये थंब जो है दैट रिप्रेजेंट, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट डाउन। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आपकी जो ये फर्स्ट फिंगर है जिसको हम फोर फिंगर बोलते हैं दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और सेंट्रल फिंगर दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF। इज दैट क्लियर? थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। ये फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस फिंगर दैट इज फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर जिसको हम बोलते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट। क्लियर? तो आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बार फिर से, थंब हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब रिप्रेजेंट मोशन, राइट। आर फोर फिंगर, FOR फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फील्ड। और सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर FINGRE, सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंड्यूस्ड EMF और करंट। इंड्यूस्ड EMF या हम क्या बोलेंगे इसको? करंट। ओके, क्लियर? ये आपने नोट करना है। चलिए आगे। नाउ मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। हम EMF को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड
ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको पता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लेंज लॉ ये क्या बोलता है? -N/d∅dt। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप? सबसे पहला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होना है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बाद होता है वो भी आपको बता दूं, दैट इज इक्वल टू BA cos थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब आपने क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? नंबर 1, आप नंबर ऑफ मतलब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ में है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 2 मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो आप B को चेंज कर दो, या A को चेंज कर दो, या ओरिएंटेशन चेंज कर दो। ध्यान से सुनना इस बात को, राइट। हमने क्या करना है? हमने मेथड्स निकालने हैं, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर 2 रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब दो के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, एरिया और ओरिएंटेशन एंगल थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो आप B को चेंज कर दो, या आप थीटा को चेंज कर दो, या आप एरिया को चेंज कर दो। क्लियर, राइट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर आपने इसको चेंज करना है, आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप B को चेंज कर दो, या A को चेंज कर दो, या ओरिएंटेशन थीटा को चेंज कर दो। ओके, नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहला हमारे पास मेथड क्या है? मेथड फर्स्ट, ये पता चल गया। फर्स्ट मेथड इज दैट, फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि आपने कैसे प्रोड्यूस करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैसे प्रोड्यूस करनी है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देना है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नंबर 2, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। कैसे चेंज करते हो मैग्नेटिक फील्ड को? आप बाहर मैग्नेट मूव कर रहे हो कॉइल की तरफ, बाहर मैग्नेट मूव कर रहे हो किसी भी कॉइल की तरफ, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर सकते हो? आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने आपको सारा एक्सपेरिमेंट बताया कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। नंबर 2, बाय चेंजिंग द एरिया, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, आप कॉइल का एरिया चेंज कर दोगे तो भी हमारे पास वहां पर क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इसको हम मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल दैट? मोशनल ईएमएफ, राइट। तो मोशनल ईएमएफ में हमारे पास, जैसे मान लो ये एक कॉइल है, ध्यान से सुनना, इसमें साथ में यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये है हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। What is that? That is the uniform magnetic field. ठीक है, आप इस कॉइल को क्या कर रहे हो? इस कॉइल को आपने पकड़ा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हो, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। जैसे ही आप इस कॉइल को बाहर, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आओगे, मतलब कॉइल आपकी यहां तक पहुंच गई, मान लो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एरिया चेंज हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही था, कोई एरिया चेंज नहीं हुआ इसका। जैसे ही आप बाहर इसको निकाल रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका एरिया क्या हो रहा है, अंदर एरिया ज़्यादा है, बाहर एरिया कम है, या बाहर एरिया कम अंदर ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। अंदर घुमाओगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बाहर निकालना है फिर अंदर करना है, धीरे बाहर निकालना फिर अंदर करना है, तो क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसका एरिया चेंज हो रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, बी इनटू एरिया होता है, राइट। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे, सपोज करो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, बी है, राइट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। चलो पहले हम डेल्टा फाई निकालते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया। जब उस कॉइल को ऐसे कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, फिर अंदर कर रहे हो, फिर बाहर निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज डेल्टा फाई बी। किसके बाद होगा, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप बाहर लेके आ रहे हो ना, इसका एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जैसे आप बाहर निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। एल क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज एल, ठीक है। आप कितना इस कॉइल को बाहर लेके आए, आप इस कॉइल को कितना बाहर लेके आए, सपोज करो थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ये क्या है डेल्टा एक्स, को मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बी इंटू एरिया हो गया, तो डेल्टा फाई भी आपके पास निकल गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने पढ़ी, दैट इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, पुट कर दो, डेल्टा फाई बी कितना है, माइनस बी एल डेल्टा एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अपॉन डेल्टा टी, यही है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है। तो जिस वेलोसिटी से आप इसको मूव कर रहे हो बाहर की तरफ, वो ये है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फार्मूला आ गया, एक नया फार्मूला आ गया बेटा, ई दैट इज इक्वल टू बी एल वी, दिस इज फॉर मोशनल ई एम एफ, राइट। तो ई हमारे पास क्या बन गया बेटा, बी एल वी। करंट आपने निकालना, मान लो सपोज करो इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो हमारे पास आई किसके बराबर हो गया, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई किसके बराबर होगा, V अपॉन आर, V अपॉन आर मतलब E अपॉन आर, E कितना है हमारे पास, V एल V ओवर आर, बात कर दो, हमारे पास I की वैल्यू होगा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ गया मोशनल ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसका फार्मूला भी मैं आपको बताऊँ, ये आपने नोट कर लिया, ओके। अब हम निकालेंगे मोशनल ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रोटेटिंग रोड। मेरे पास अब क्वेश्चन क्या है, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास एक रॉड है, कंडक्टिंग रोड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, दिस इज द मोशनल ईएमएफ, ओके। तो हमारे पास ये एक कंडक्टिंग रोड है, उसमें क्या हो रहा है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज एल, ये हमारे पास जो लेंथ है दैट इज एल, तो इसका मतलब ये भी एल होगी, इसकी लेंथ कितनी है, एल। अब रोड की लेंथ एल है, सपोज करो ये रोटेट कर गई विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ऐसे रोटेट कर रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज ओमेगा, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है। अब रोड जो है वो सपोज करो एंगल कितना टर्न किया, अल्फा, कितने टाइम में, इन टाइम टी, टी यहाँ पर क्या है, टाइम, मतलब यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आई टी टाइम में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगल कितना बनाया है इसने, अल्फा बनाया, ठीक है, क्लियर। देन एरिया स्वेप्ट बाय द रोड इन टाइम टी, एरिया स्वेप्ट बाय द रोड
इन टाइम टी, कितना एरिया स्वेप्ट करते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द रोड इन टाइम टी, दैट इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, ये एक तरह की ट्रायंगल ही बन गई, क्या होती है, हाफ बेस, बेस कितना है इसमें एल, इनटू ये कितना है, ये हम ए बी हाइट लेंगे, आप कैसे लेंगे, देखो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन एल, सो दिस इंप्लाइज ए बी किसके बराबर आ गया, अल्फा इंटू एल, सिंपल सी बात, क्योंकि मैं ये ले रहा हूँ इसकी हाइट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी मतलब अल्फा इंटू एल, सो यू विल गेट हाफ अल्फा एल स्क्वायर, यही आ गया हाफ अल्फा एल स्क्वायर, फाइव किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस, यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, सो क्या बन गया बी इंटू ए की वैल्यू पुट कर दो, जब आप ए की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बी, ये हाफ अल्फा एल स्क्वायर, बी हाफ अल्फा एल स्क्वायर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दो इसमें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या फार्मूला है इंड्यूस का, डी फाइव बाई डी टी, अब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे डी फाइव बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाइव मतलब बी अल्फा एल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। सो अल्फा जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे, यू कैन राइट हियर हाफ बी एल स्क्वायर डी अल्फा बाई डी टी, व्हाट इज डी अल्फा बाई डी टी, अल्फा क्या है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, यही है, क्या है अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज अल्फा एल, दिस इज नोन एज थीटा, थीटा की जगह मैंने अल्फा लिया, अल्फा क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बोलना इसको, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा हमने वैसे डिनोट किया था वहाँ पर, लेकिन जो भी एंगल है यहाँ से एंगल जोड़, एंगल ये डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, सो डी अल्फा बाई डी टी ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, पुट कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है उसको लिख लो, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ई का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये है हमारे पास मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, क्लियर बेटा। उसके बाद हमारे पास आ गया एडी करंट्स, एडी करंट क्या होते हैं, राइट, तो एडी करंट क्या होते हैं, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, एडी करंट को हम फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं, एडी करंट्स को हम फोकाल्ट, क्योंकि साइंटिस्ट था फोकाल्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। एडी करंट है सिंपल है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एडी करंट, एडी करंट जो है और फोकाल्ट करंट CAULT, फोकाल्ट करंट भी हम इसको बोलते हैं, एडी करंट और फोकाल्ट करंट। एडी करंट होते क्या है, व्हाट आर एडी करंट्स, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर, मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, राइट, मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, तो इसमें एक इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स, क्या बोलते हैं, एडी करंट, ये इटसेल्फ मेटल के अंदर अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। सो राइट डाउन द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड in a conductor itself due to change in magnetic flux linked with the conductor that are called eddy currents और Foucault current, ठीक है, क्लियर। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कैसी है, एक जंपिंग डिस्क आती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं जंपिंग डिस्क, आप घर पे भी बना सकते हो इसको, जंपिंग डिस्क, ठीक है। आपने क्या करना है, एक आयरन कोर लेना है ऐसे, ठीक है, आयरन है, स्टील है, कुछ भी लेना, उसके ऊपर आपने ऐसे वायर, इंसुलेटिंग वायर लगा के यहाँ पर बैटरी या सेल लगा देना और एक स्विच यहाँ पर लगा देना के, ओके, क्लियर। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर जितनी ये डिस्क है इसका एक पीस काट के ऐसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कुलर कोई चीज़ है, उसको हमने ऊपर से थोड़ा सा काट दिया, उसकी कैप काट दी, ऐसे इसके ऊपर ऐसे कैप काट के, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे देखना कैप ने जंप करना है,
वो कैप क्या करेगी, जंप करेगी। एल्यूमिनियम डिस्क जो है अगर आपने उसके ऊपर प्लेस कर दी ओवर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड द डिस्क जंप्स अप इन सर्टेन हाइट। जो डिस्क है दैट जंप्स अप टू अ सर्टेन हाइट, इसको हम बोलते हैं जंपिंग डिस्क। मतलब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपने जितना इसका साइज है ना ये वाला, इतनी आपने एक एल्यूमिनियम डिस्क ले लेनी है। व्हाट इज दैट, एल्यूमिनियम डिस्क। वो आपने इसके ऊपर रख दी। जैसे आप स्विच को ऑन करके जंप, जो हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो जंप करेगी। जैसे ही आपने इसको ऑन किया वो जंप करेगी, जैसे आपने ऑफ किया वो फिर जंप करेगी। मतलब ये नहीं कि आपने ऑन रखा तो वो ऐसे ही रहेगी, जैसे आपने इसको ऑन करना है वो जंप करेगी, जैसे आपने इसको ऑफ किया वो जंप करेगी। क्यों, ध्यान से सुनना। जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया इसमें से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डिस्क में भी गई। इसका मतलब डिस्क का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज। डिस्क का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब उस डिस्क में क्या हुआ, एडी करंट प्रोड्यूस हुए। और एडी करंट इस ढंग से प्रोड्यूस होंगे सच दैट इट पॉज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो अगर यहाँ पर डिस्क, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो उस डिस्क के नीचे भी क्या प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसको हम बोलते हैं जंपिंग डिस्क। सो व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनोइड दैट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड इंक्रीजेस एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क also increases, and due to the change in magnetic flux जो induced current है they are produced in the disc and it is slightly magnetized। अगर अपर फेस कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो लोअर फेस है डिस्क का दैट विल आल्सो एक्वायर नॉर्थ पोलैरिटी एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन वो डिस्क क्या करेगी, जंप करेगी। मेरी बात समझ आई, सिंपल सी बात है कि जब आप इसमें से करंट फ्लो करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से वो मैग्नेट बन जाएगा। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एल्यूमिनियम डिस्क में से भी जाएंगी तो क्या होगा, उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, राइट। उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होंगे। तो फोकाल्ड करंट, एडी करंट वो लेंजेस लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर भी क्या होगा, वो इस ढंग से प्रोड्यूस होंगे सच दैट पॉज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो अगर अपर फेस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अपर फेस में नॉर्थ पोलैरिटी है तो डिस्क के लोअर फेस में भी क्या आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। दिस इज जंपिंग डिस्क। नंबर 2, स्टॉपेज और डैम्पनिंग। स्टॉपेज और डैम्पनिंग इफेक्ट, ये भी एडी करंट के कारण होता है। स्टॉपेज और डैम्पनिंग इफेक्ट, स्टॉपेज और डैम्पनिंग, DAMPNING, डैम्पनिंग इफेक्ट, राइट। स्टॉपेज और डैम्पनिंग इफेक्ट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। आपके पास कोई मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है, मान लो इधर नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आपने क्या किया, एक डिस्क ली, मान लो एल्यूमिनियम डिस्क ले ली ऐसे, उसको आपने रिजिड सपोर्ट से ऊपर से सीलिंग से आपने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आपने इस डिस्क को रोटेट किया, इसको रोटेट कर दो। जैसे आपने रोटेट किया ना, फिर मैग्नेट इसके पास लेके आए, आपने देखना ये बहुत जल्दी जो है वो रेस्ट के ऊपर आ जाती है। मैग्नेट हटा दो, फिर आप उसको घुमाओ, ये काफ़ी देर घूमती रहेगी, ये काफ़ी देर घूमती रहेगी। जब आप इसके ऊपर मैग्नेट लेके आओगे, इसकी जो मोशन है वो सीज होना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि देखो जब ये डिस्क रोटेट कर रही थी, जब ये डिस्क रोटेट कर रही थी ऐसे, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें ज़्यादा है, ऐसे क्या होगी, कम होगी। मतलब जैसे ही डिस्क ये रोटेट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रही थी। एडी करंट प्रोड्यूस होए आपको पता है, लेकिन एडी करंट क्या करते हैं, लेंजेस लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो इस ढंग से फ्लो होंगे सच दैट इट पॉज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। एडी करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए एडी करंट की कोशिश करता है। तो एडी करंट इस ढंग से प्रोड्यूस होगा कि उसकी मूवमेंट जो है वो सीज हो जाए, रुक जाए। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब मैग्नेट नहीं लगाओगे वो अपने आप ही क्या करता रहेगा, काफ़ी देर तक घूमता रहेगा, ठीक है। तो इंड्यूस करंट के कारण ये क्या हो जाती है, इसमें डैम्पनिंग होती है। अब हमने इसको रोकना है कि ये कम हो, क्योंकि हम कई मोटर में हम यूज़ करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, एरिया हमने उतना ही रखना है, लेकिन इसमें ऐसे स्लॉट्स से बना देते हैं। इस स्लॉट्स को बनाने से क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। एक तो आपके पास ऐसे है, तो इसमें एडी करंट इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो ऐसे पूछ रहे, जितना सर्कल जागा होता है एडी करंट्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप इसको कॉम की तरह आप इसमें स्लॉट्स प्रोड्यूस कर दोगे, तो ये देखो एडी करंट क्या हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हैं। देखो
कहाँ साइज इतना है, कहाँ छोटे छोटे साइज हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मेटालिक प्लेट को या कॉपर या एल्युमिनियम को हम जब ऑसिलेट करते हैं तो ये ऑसिलेटिंग प्लेट जो है ये क्या करती हैं, इनका मोशन सीज हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए हम स्लॉटेड प्लेट्स जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो स्लॉटेड प्लेट जो है दैट स्विंग्स मोर फ्रीली, क्लियर। उसमें डैम्पनिंग क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डैम्पनिंग का मतलब कि आपकी जो स्टॉपेज है ऑसिलेटिंग मेटालिक प्लेट जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, क्लियर। अब आपने इंडक्शन फर्नेस देखी है, भट्टी। हम क्या करते हैं, देखो आपने देखा हो ना कि आयरन को पिघलाते हैं। तो आजकल इंडक्शन फर्नेस चली है, आजकल क्या बहुत पहले से बनी हुई है इंडक्शन फर्नेस। इसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने लोहे को मेल्ट करना है, आपने लोहे का टुकड़ा लिया, इंडक्शन फर्नेस में फेंक दिया, वो नीचे जाके पिघलता जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब वो आप लोहे का टुकड़ा उसमें फेंकोगे, वो इंडक्शन फर्नेस में क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे वो उसमें जाएगी इंडक्शन फर्नेस में, तो उसमें इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो आपने मेटल का टुकड़ा फेंका है। तो इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और क्योंकि उस मेटल का रेजिस्टेंस भी होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने से के साथ क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर सभी के बाइक पे लगा हुआ है, सभी के क्या बोलते हैं स्कूटर में लगा हुआ है। तो स्पीडोमीटर कैसे काम करता है, कैसे करता है स्पीडोमीटर जो है वो कैसे काम करता है, आपने कभी देखा कैसे काम करता है स्पीडोमीटर? आप कभी भी बाइक का जो अगला टायर है ना, फर्स्ट वाला टायर, उसमें एक कैप होती है, उसको खोल के देखना, स्कूटर वाले कैप में खोल के देखना। उसमें क्या होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है, छोटा सा क्या होता है, मैग्नेट होता है, राइट। आप उसको ध्यान से देखना, जैसे ही वो घूमती है तो वो मैग्नेट भी क्या करता है, साथ साथ में घूमता है। मैग्नेट घूमने के साथ साथ वहाँ पर जो एल्युमिनियम ड्रम है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसमें क्या होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वो करंट जो है वो आपके ऊपर जो स्पीडोमीटर लगा है उसकी नीडल को घुमाता है। आप वैसे भी देख लेना, वो ऐसे नहीं कि चलेगी बाइक, आप अपने बाइक को ऐसे खड़े करना और उसके टायर को ऐसे घुमाना, आगे वाले टायर, देखना उस स्पीडोमीटर जो है वो आपको रीडिंग देगा। क्यों देगा? स्पीडोमीटर जो हमारा फ्रंट टायर है उसके साथ ही होता है। उसमें क्या होता है, उसके सेंटर में जो एक्सल है उसके सेंटर में क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट भी घूमता रहता है। मैग्नेट घूमता रहता है, वो मैग्नेट किस में होता है, एल्युमिनियम ड्रम में होता है। एल्युमिनियम ड्रम के साथ एक वायर लगी होती है, वो वायर स्पीडोमीटर के साथ होती है। तो जैसे ही वो घूमेगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसे बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, राइट। जैसे ट्रेन आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन, किसी ने ऐसे चेन खींची, ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन में क्या ऐसी चीज़ है कि वो ट्रेन रुक जाती है? ट्रेन में अगर आप साइकिल जैसी ब्रेक्स लगाओगे वो तो चलेंगी नहीं, जल जाएंगी वो। जैसे बाइक में ब्रेक्स लगती हैं वैसे नहीं आप लगा सकते। तो ट्रेन में जो ब्रेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंडक्शन ब्रेक होती है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने चैन खींची, वो चेन आपने देखी ना, चेन को खींचते हैं और गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? जब वो चेन को खींचता है तो क्या होता है, एक सिस्टम बना होता है कि वो जो आपने देखो, कभी भी देखना कि हमारे पास जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन को बिल्कुल ध्यान से देखना, उसके टायर के पास ना ऐसे स्प्रिंग से बने होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। कभी आपने देखो गाड़ी, इसके पीछे ऐसे टायर होता है, लोहे का टायर होता है, और उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंग होते हैं। कभी भी ध्यान से देखना। आप बोलोगे कि वो सस्पेंशन के लिए लगाए हुए, नहीं, वो कॉइल्स होती हैं। जैसे आप चेन को खींचते हो तो इन कॉइल्स में से करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, करंट मतलब फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे इस कॉइल में से करंट प्रोड्यूस होगा तो ये कॉइल जो है, इस टायर क्या होता है, मेटल का, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो एडी करंट जो है वो इसके मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अदरवाइज ट्रेन में ऐसा थोड़ा कि आपने ब्रेक लगाई, ऐसा नहीं लगती उसमें जो ब्रेक होती हैं वो इंडक्शन प्रोसेस के ऊपर चलती हैं, राइट, एडी करंट्स के ऊपर चलती हैं। कि जैसे ही उसमें आपने स्विच को ऑन किया, उस चेन को खींचा, वहाँ से इमीडिएटली वो जो हमारे पास कॉइल्स हैं, ये सर्कुलेटिंग कॉइल्स, इसमें से करंट पास होता है। करंट पास होने से वो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देती हैं। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। वो एडी करंट उसके मोशन को क्या कर देते हैं, ट्रेन के मोशन को अपोज करते हैं।
ऐसी आपने इंडक्टोथर्मी पढ़ी होगी। आपने देखा होगा कि आजकल बिना ऑपरेशन से आपका जो जैसे मान लो हाथ के ऊपर अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको ऑपरेट नहीं करना है, आपने वो सेल को अंदर ही मार देना है। इसको बोलते हैं इंडक्टोथर्मी। क्या बोलते हैं? इंडक्टोथर्मी। इसमें क्या होता है ये आपने बायो में पढ़ा होगा, ठीक है। इंडक्टोथर्मी आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऑपरेट कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। इंडक्टोथर्मी में क्या होता है कि वो आपके इतने पोर्शन में क्या करते हैं, इतने पोर्शन में वो एडी करंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। आपका जो ये है, इतने पोर्शन को उन्होंने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है। जब आपके इतने पोर्शन को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है तो यहाँ पर एडी करंट वो प्रोड्यूस करते हैं। एडी करंट प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, उस हीट से ही आपके टिश्यू जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टोथर्मी। तो इंडक्टोथर्मी आपको पता चल गया, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू एडी करंट्स फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड इंडक्टोथर्मी। ऐसे इंडक्शन मोटर होती है, डायथर्मी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको बता दिया। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हम क्या होता है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, जैसे हम उसमें करंट पास करेंगे ना गैल्वेनोमीटर में, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए टाइम लगाता है। पहले जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर, सिंपल गैल्वेनोमीटर, जैसे ही आपने उसमें से करंट पास किया वो गया, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में बहुत टाइम लगाता है ड्यू टू एडी करंट्स। राइट, क्लियर। जैसे ही फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर वायर जो है वो डबल कर दिया, ऐसे डबल कर दिया, तो वो इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ध्यान से सुनना, व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, द कॉइल एंड द पॉइंटिंग नीडल दैट गेट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कम टू रेस्ट. So in order to stop the motion of the coil of the galvanometer in a short interval of time, the coil is wound on a non-ferrous metallic frame. Now when a current is passed through this coil, the coil along with the metallic frame oscillate, and due to rotational motion, the magnetic flux linked with the metallic frame changes, and hence eddy currents are produced in it. And according to Lenge's law, these eddy currents, they oppose the motion of the frame and hence damp the motion of the coil. So coil जो है वो immediately rest में आ जाती है। क्लियर है? मतलब इंस्टेड ऑफ हम ऐसे ही उसमें नीडल को यूज़ करें, हम उस नीडल को मेटालिक फ्रेम के ऊपर कॉयल को वाउंड करके फिर उस नीडल के ऊपर लगाते हैं, ताकि उसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस हों, जैसे ही हम उसमें से करंट पास करें, राइट, तो उसमें जो मेटालिक फ्रेम है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हों, तो एडी करंट उसके मोशन को अपोज करें। मतलब जैसे ही हमने करंट को बंद किया वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन पे नीडल आ जाती है। इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्लियर। अब आ गई डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, नंबर 1, राइट। नंबर 2, इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है, मशीन्स की, अप्लायंसेस की खराब हो जाते हैं ड्यू टू हीट प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट्स, या अनवांटेड डैम्पनिंग इफेक्ट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया? पहली बात लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। नंबर 2 मैंने क्या बताया कि ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इंसुलेशन जो है इलेक्ट्रिक मशीन्स की वो खराब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। नंबर 3 मैंने बोला कि वहाँ पर अनवांटेड डैम्पनिंग इफेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एडी करंट। हाउ टू मिनिमाइज, हम एडी करंट के लॉस को कैसे मिनिमाइज करेंगे? ध्यान से सुनना, बस ये लास्ट टॉपिक है, एडी करंट के लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है। आपने एक सॉलिड कोर की बजाय, आपने मान लो सॉलिड कोर लेना है, आपने सॉलिड कोर नहीं लेना, आपने उसकी स्ट्रिप बनानी है, ये स्ट्रिप्स बनानी है। स्ट्रिप्स बना के उनको लेमिनेट करना है, लेमिनेटेड स्ट्रिप्स बना के फिर उनको यहाँ से रिवेट कर देना है। रिवेटेड का मतलब क्या है कि उनको जोड़ देना है। आप कभी भी ट्रांसफार्मर छोटा सा देखना, राइट, उसमें क्या होता है कि हम एक सॉलिड आयरन कोर नहीं लेते, हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते हैं, उनको हम लेमिनेट करके फिर हम उसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, रिवेटेड, मतलब रिवेट लगा देते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल इकट्ठा कर देते हैं, वैसा ही बना देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपकी बुक है ना, बुक को आप समझो कि आपके पास जो बुक है वो बुक एक मेटालिक कोर है, लेकिन वो बुक जो है उसमें डिफरेंट, हमने क्या किया, 500 पेजेस हैं। तो ऐसे ही हम करते हैं,
ठीक है कि नहीं। हमने क्या करना है, हमें एक मेटालिक फ्रेम चाहिए, सॉलिड मेटालिक फ्रेम। हमने वो पूरे का पूरा मेटालिक फ्रेम नहीं लेना, हमने उसको काट काट के उसकी स्टेप्स बनानी है, फिर उसको लैमिनेट करना है। लैमिनेट करने से फिर हमने उसके बाद उसको क्या कर देना, फिर उसी शेप में, जैसे बुक हम बनाते हैं ना, वैसे ही उसी शेप में हमने लगा देना, रिबिट कर देना, उसको जोड़ देना है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर हम सिंपल एक ऐसा ही सिंपल ही लेंगे यहाँ पर, तो उसमें एडी करंट देखो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूस सर्कुलेटिंग। अगर हम इसको ऐसे लेंगे, राइट, तो इसमें एडी करंट क्या हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। तो जितना इसका एरिया होगा उतना एडी करंट ज़्यादा होगा। तो हम इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं लैमिनेटेड स्ट्रिप्स लगा के। इज दैट क्लियर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड कोर हम क्या करेंगे, लैमिनेटेड स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे और उनको रिवेटेड करेंगे। इज दैट क्लियर। पता चला। तो हमारे एडी करंट्स जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो अब हमारे पास रह गया सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक दिन सेल्फ इंडक्शन करेंगे, एक दिन म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर जो है ये एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ख़त्म, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि इस वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी ख़त्म करना है और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ख़त्म करना है। ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक से ही। ओके देन, गुड बाय बेटा।